बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हेयर। डियर एस्पिरेंट्स, आज हमारा 43rd लेक्चर 43वां लेक्चर है सीपीसी के बारे में। आज हमने बहुत अहम लेक्चर पढ़ना है और बहुत अहम ऑर्डर पढ़ना है और ये ऑर्डर 16 है और इसका टाइटल है समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। मैंने इसके ऊपर मेहनत की है, कोशिश की है कि जो रिसेंट अमेंडमेंट्स आई हैं उनका जो पहले अमेंडमेंट थी उससे कंपैरिजन करते हुए आपको बेस्ट वे में बता सकूं कि अब इस ऑर्डर के तहत कैसे प्रोसीडिंग होगी और आपको ये भी बता सकूं कि इस ऑर्डर को दूसरे ऑर्डर्स के साथ किस तरह से लिंक किया जाएगा। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे चाहूंगा कि प्लीज एक दफा आप सूरत फातिहा और दुरूद शरीफ जो है वो मेरी वालदा के लिए जो है वो पढ़ लें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, जजाकल्लाह। आपका मेरे पे एहसान होगा। अल्लाह सबकी वालदों को जो वालदा माजदा को हयात रखे। अच्छा जी, आपके लिए इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है वो ये है कि अब हम लोग, आपको पता है बहुत सारे जजेस जो हैं वो कलेक्टिवली आप लोगों को पढ़ा रहे थे। तो एक ही वक्त में सारे जजेस जब लेक्चर शेयर करते थे तो स्टूडेंट जो थे वो डबल माइंडेड हो जाते थे, हमने किसको फॉलो करना है किसको फॉलो नहीं करना। तो अब हमने ये किया है कि एक वक्त में जब एक जज साहब जो है वो एक जज साहब जब लेक्चर दे रहे होंगे जिस दिन, उस दिन दूसरे जज साहब जो है वो अपना लेक्चर जो है वो शेयर नहीं किया करेंगे ताकि लोगों को भी पता हो कि हमने एक दिन में इस जज साहब को जो है वो फॉलो करना है। तो आज जो है वो 5 फरवरी है, तो 5 और 6 फरवरी ये सर जहाँ जेब साहब जो है वो सीआरपीसी करवा रहे हैं। वो चाहे आप एडीपीपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सिविल जज के तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एलएलबी की कर रहे हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनसे कॉम्पिटेंट बंदा भी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा जो आपको जो है इस तरह के कॉन्सेप्ट दे सके। तो प्लीज़ आप उनको ज्वाइन करें, ठीक है। उसके बाद फिर 7, 8, 9 मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सीपीसी के हवाले से। और उसके बाद जो है वो 10, 11, 12 जो है वो 11 तक मेरा ख्याल है शायद वो सर इजाज क्यूएसओ करवाएंगे और उसके बाद मैडम अम्बरीन जो है वो 13, 14, 15 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन आपको करवाएंगे। तो उसके बाद फिर एक दफा आपके साथ जो है वो अगला जो प्लान है स्टडी का वो शेयर कर दिया जाएगा। अच्छा, उसके अलावा अब ये है उन जजेस को, वो जजेस या मैं हमारा, हम डेली क्लासेस एक तो लेक्चर अपलोड करते हैं, फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, ठीक है। तो अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकेकार है, तो उसके लिए ये है कि देखें इधर डिस्क्रिप्शन में एक फेसबुक पेज दिया गया है, एक तो उसको लाइक कर लें, उसको ज्वाइन कर लें। वहीं से एक व्हाट्सएप का ऑप्शन है, वो व्हाट्सएप पे जब आप अपना जो है वो बताएंगे उनको, नंबर वहां शेयर करेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे ज्वाइन करने की, तो आगे फिर आपको रिस्पेक्टिव जजेस जो हैं उनके जो डेली क्लासेस के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहां पे आपको जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। जजाकल्लाह। अच्छा, आप प्लीज कंजूसी का मुजाहरा ना किया करें। हर लेक्चर के एंड पे जो है वो अपनी अटेंडेंस लगाया करें, बाय वे ऑफ कमेंटिंग अप्रिशिएट किया करें, मुझे गाइड किया करें अगर मैं कहीं पे गलत हूँ। और कम से कम एटलीस्ट ये लिखा करें कि सर मैंने लेक्चर जो है वो गो थ्रू कर लिया है या डाउनलोड कर लिया है, मैं इसको पढ़ लूंगा। जजाकल्लाह। अच्छा जी, अब ऑर्डर 16 जो है उसका टाइटल देखें तो वो है समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। यानी इसके दो हिस्से होंगे, एक होगा समनिंग के बारे में कि एक जो विटनेस है उसको कब और किस तरह से समन किया जाएगा, और दूसरा हिस्सा है अटेंडेंस के बारे में कि अगर वो समनिंग के बाद नहीं आता तो कोर्ट कैसे उसके अटेंडेंस को क्या करेगी, प्रोक्योर करेगी। सॉरी, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो कोर्ट कैसे उसकी जो उसकी अटेंडेंस है उसको क्या करेगी, प्रोक्योर करेगी, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि अगर हम ऑर्डर 16 को जो है वो दूसरे जो हैं
ऑर्डर्स उनके साथ मिला के पढ़ें तो आपको सीपीसी का जो सबसे पहला लेक्चर था इंट्रोडक्शन ऑफ सी, उसमें सीपीसी की अगर स्कीम देखें तो वहां पे हमने ऑर्डर 16 को इस तरह से देखा था कि एक पार्टी ने ऑर्डर 6-7 के तहत प्लेन ड्राफ्ट की और उसके बाद ऑर्डर 4 के तहत दावा इंस्टीट्यूट कर दिया। ऑर्डर 5 के तहत जो है वो पार्टी की तलबी हो गई, दूसरी पार्टी आई, दूसरी पार्टी जो है उसको तलब कर लिया, दूसरी पार्टी जो है वो ऑर्डर 9 के तहत जो है वो कोर्ट में अपीयर हो गई। उसके बाद उस पार्टी ने जो है वो ऑर्डर 6 एंड 8 के तहत जो है वो रिटन स्टेटमेंट जमा करवा दी। उसके बाद कोर्ट ने फैक्ट्स को क्लियर करने के लिए ऑर्डर 10, 11, 12, 13 की जो है वो कार्रवाई की। उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर 14 के तहत इशू फ्रेम कर दिए। अब जब कोर्ट ने इशू फ्रेम किए तो कोर्ट क्या करेगी कि अब कोर्ट पार्टीज को ये कहेगी कि अपना एविडेंस लेके आओ। तो उस एविडेंस से पहले कोर्ट पार्टी से ये कहेगी कि भाई तुमने जिस विटनेस को तलब करवाना है कोर्ट के थ्रू, ठीक है, प्लीज आप उसकी एक जो लिस्ट ऑफ विटनेस है वो आप दे दें। तो उसके बाद वो विटनेस तलब होगा और उस विटनेस को फिर कोर्ट में कैसे तलब करना है वो हम आगे चल के देखेंगे। और जो सेक्शन 30 से 32 है वो भी इसी स्कीम का ही हिस्सा है। मैंने कहा था ना, जैसे जैसे सेक्शन चलते हैं वैसे वैसे ऑर्डर चलते हैं और ऑलमोस्ट हर ऑर्डर का किसी ना किसी सेक्शन से जो है वो क्या होता है, रिलेशन होता है। तो इसको भी आप लोग जो है वो देखिएगा। अब अगर हम पहले हमने स्कीम देखी थी ऑर्डर 16 की, यानी अंडर सीपीसी। अब हम देखते हैं जो रूल्स हैं अंडर 16 उनकी स्कीम क्या है। तो रूल 1 जो है वो डील करता है समनिंग ऑफ अ विटनेस एट द इंस्टांस ऑफ द पार्टी, कि जब एक पार्टी ने कोर्ट के थ्रू जो है वो एक विटनेस को तलब करवाना हो, ठीक है। लेकिन रूल 7 और 14 जो है वो कोर्ट की पावर है कि कोर्ट इटसेल्फ भी किसी विटनेस को जो है वो क्या कर सकती है, तलब कर सकती है, ठीक है। उसके बाद रूल 2 और 4 जो है कि अगर कोर्ट किसी विटनेस को तलब कर रही है, ठीक है, किसी विटनेस को तलब कर रही है तो उसकी डाइट मनी और वो कैसे पे होगी और उसके क्या तरीके कार होंगे। अगर वो नहीं पे होती तो उसके कंटेंट्स क्या होंगे। देखो बच्चों, मेरी बात याद रखना, विटनेसेस दो किस्म के होते हैं, एक होता है प्राइवेट विटनेसेस और एक होते हैं कोर्ट यानी समन विटनेसेस, जिसको हम तलबीदा गुहान भी कहते हैं, ठीक है। तलबीदा गुहान वो होते हैं जो कोर्ट के थ्रू तलब किए जाते हैं और जब कोर्ट के थ्रू तलब किए जाते हैं तो फिर उनका खर्चा भी जमा करवाना होता है, जिसको हम लोग डाइट मनी या एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रूल 5 और 6 में हम देखेंगे कि जो समन उसको जाना है विटनेस को, उसकी फॉर्म क्या होगी, उसके कंटेंट्स क्या होंगे। और रूल 7, 8, 9 में हम देखेंगे कि वो समन सर्व कैसे होने हैं। और फिर रूल 10 to 21 में हम देखेंगे कि विटनेसेस की जो अटेंडेंस है उसको कैसे कंपेल किया जाएगा। देखें, अगर डिफेंडेंट नहीं आएगा तो उसके खिलाफ एक तरफा हो जाएगी, लेकिन अगर एक विटनेस नहीं आएगा तो फिर कोर्ट को हर किस्म का ऑर्डर करना पड़ेगा ताकि उसकी जो अटेंडेंस है उसको क्या किया जा सके, इंश्योर किया जाए। तो अभी मैंने जो आपके सामने स्क्रीन आ रही है, मैंने आपको ऑर्डर 16 की जो है वो एक स्कीम समझाई है, होप कि आपको समझ आ जाएगी। देखिए मेरी बात सुने, ऑलवेज ऑलवेज ये मैंने आपके सामने लिख के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर आपने मेरे कोई भी यूट्यूब का लेक्चर जो है ना उससे पूरा फायदा उठाना है तो मेरी बात सुन लें। आपके पास अपडेटेड बेरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जाएं कहीं से अरेंज करें। अगर आप दूर रहते हैं तो लाहौर में किसी दोस्त यार दोस्त को फ़ोन करके उसको कहें मुझे कोरियर करवा दे, ठीक है। या आप कचहरी में लोग होते हैं, ठीक है, उनसे जाके कहें वो फ़ौरन आपको एक दिन के अंदर अंदर वो जो बेरेक्ट जो है वो मंगवा देते हैं। तो अगर सीपीसी की बात की जाए तो मंसूर वालों का बेरेक्ट बहुत अच्छा है, तो उन्हें कहे जी कि वो बेरेक्ट चाहिए जिसमें रिसेंट अमेंडमेंट्स भी जो है वो शामिल हों, ठीक है। तो अगर छोटे एक्ट हैं तो वो ऑफिशियल वेबसाइट्स आपको बताइए, वहां से आप उसका प्रिंट निकाल लें, ठीक है। अगर आपको ऑलरेडी कोई नोट्स दिए गए हैं, ठीक है, तो वो भी आप प्रिंटेड फॉर्म में अपने पास रखें। जब आप ये लेक्चर सुन रहे हो फिर ये आपको उसका जो है वो क्या होगा, वो फायदा होगा अगर दिए हों तो। जैसे कि आगे चल के हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें मैं आपको नोट्स दिया करूंगा। जैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट थे तो उसमें मैंने आपको नोट्स दिए थे, ठीक है। लेकिन सीपीसी के नहीं है, अब मांगना ना शुरू कर देना, जब है नहीं तो फिर नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद
तीसरे नंबर पे आपके पास एक पेज होना चाहिए, एक कॉपी होनी चाहिए, और फिर आपके पास एक पेन होना चाहिए। और आपने क्या करना है, जैसे जैसे पेन डाउन, पेन लिखा गया, पेन डाउन व्हाट आई स्पीक, मैं जो जो बोलता जाऊं, आपने जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा आपने क्या करना है कि जो मैं बोलता जाऊं आप उसको लिखते जाएंगे। यकीन जानिए, अगर मैं हर चीज सामने स्क्रीन पे नहीं लिख सकता, मैं बहुत सारी चीजें बोल जाता हूं, तो आप उसको लिखते चला जाया करें, उसको अरेंज करते चले जाया करें, वो कल को आपके बड़ा काम आएंगी, उसको देख के आपको फिर वो भूलता नहीं है। तो ये मैंने आपको बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज देना था किसी भी लेक्चर के हवाले से। अच्छा जी, अभी हमने जो है वो स्कीम उसकी देख ली, किसकी उसकी वो क्या कहते हैं, जो ऑर्डर 16 के रूल्स हैं उसकी स्कीम हमने देख ली। अब शुरू करते हैं। जो रूल 1 है उसका टाइटल है समन टू अटेंड टू गिव एविडेंस आर टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। देखो, एक बंदे को जो कोर्ट में तलब किया जा रहा है, या तो वो आके एविडेंस दे, यानी वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाए और उसके ऊपर क्या होगा, क्रॉस होगा, ठीक है। या कोर्ट वैसे भी जो है एक डॉक्यूमेंट को भी तलब कर सकती है, तो ऑब्वियसली वो भी किसी पर्सन ने जो है वो लेके आना है, ठीक है। तो याद करें, हमने ये पढ़ा था कि जो डॉक्यूमेंट तुम्हारे कब्जे में है वो साथ लगा दो, जो तुम बाद में दोगे उन पर रिलाई कर लो और फर्स्ट डेट पे पेश कर दो। और एक आखिरी कॉलम था कि अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि तुम किसी जो तुम पेश करवाना चाहते हो लेकिन वो तुम्हारे पास नहीं है, यानी वो किसी गवर्नमेंट का वो यूनियन काउंसिल का रिकॉर्ड है, यानी सेक्रेटरी से रिकॉर्ड मंगवाना है, या नादरा का रिकॉर्ड मंगवाना है, या रेवेन्यू का या पटवारी का रिकॉर्ड मंगवाना है, तो वो फिर तुम आखिरी डॉक्यूमेंट में लिख दो कि कौन सा रिकॉर्ड तुम मंगवाना चाहते हो और किसके कब्जे में है। तो वो आपने अगर लिखा होगा तो अब ये वो टाइम आ गया है कि आप ऑर्डर 16 रूल 1 के तहत जो है वो कोर्ट को जो है वो एक लिस्ट दोगे जिसमें उस बंदे का नाम लिखा होगा जिससे आप वो डॉक्यूमेंट क्या करवाना चाहते हैं, वो तलब करवाना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक विटनेस को शहादत के लिए भी बुलाया जा सकता है या सिंपल एक डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए भी बुलाया जा सकता है, ठीक है। जब अच्छा जी, उसके बाद अब हम पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अब रूल 1 ये, समन टू अटेंड टू गिव एविडेंस आर टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। द कोर्ट शैल इमीडिएटली आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज रिक्वायर द पार्टी टू फाइल ए लिस्ट ऑफ विटनेस इन द कोर्ट विद इन सच पीरियड नॉट लेटर देन 7 days एज द कोर्ट मे फिक्स। लो जी, कोर्ट जो ही इशू फ्रेम करेगी, कोर्ट क्या करेगी कि कोर्ट पार्टियों को कहेगी कि भाई अपनी अपनी लिस्ट जो है वो क्या करो, 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो क्या करो, जमा करवाओ कोर्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब एक बात देखिए, ये मेरा एक ऑर्डर है, ठीक है। मैंने क्या किया है, इधर ये लास्ट लाइन पढ़िएगा, now come for submission of list of witnesses by both parties as well as raising objection on issues framed about for 25/2/2021। मैंने देखे इशू लगाते साथ ही पार्टीज को क्या कहा है कि अपनी लिस्ट ऑफ विटनेस जो है वो जमा करवा दो, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको एक बात बताऊं, अब मैं आपको बताने लगा हूं कि जो पहले अमेंडमेंट थी और जो पहले लॉ था और जो अब अमेंडमेंट आई है उसमें फर्क क्या है। पहले अमेंडमेंट ये थी कि पार्टीज ने क्या करना होता था, पार्टीज ने 7 दिन के अंदर अंदर लिस्ट ऑफ विटनेस कोर्ट में दाखिल करनी होती थी एविडेंस से पहले पहले, ठीक है। यानी लिस्ट ऑफ विटनेस दाखिल करने की कोई डेट नहीं होती थी, लेकिन अब क्या हुआ करेगी, अब एक स्पेसिफिक डेट हुआ करेगी, ताकि वो इश्यू ही खत्म हो गया कि सर मैं भूल गया था लिस्ट ऑफ विट देनी, सर मुझे पता नहीं चला। अब एक स्पेसिफिक डेट हुआ करेगी कि भाई लिस्ट ऑफ विटनेस जो है वो कोर्ट में जो है वो जमा करवा दो, और वो कोर्ट 7 दिन से बड़ी डेट नहीं डालेगी और 7 दिन के अंदर अंदर उसको जो है वो लिस्ट ऑफ विटनेस जो है वो कोर्ट के अंदर क्या करवानी होगी, जमा करवानी होगी। तो एक तो ये अमेंडमेंट आई है कि पहले रूल 1 में ये लिखा हुआ था कि पार्टी इज बाउंड टू सबमिट अ लिस्ट ऑफ विटनेस नॉट लेटर देन 7 days
फ्रॉम द डेट ऑफ एविडेंस, ठीक है। लेकिन अब ये है कि कोर्ट एक डेट फिक्स करेगा कि भी ये विटनेस लिस्ट ऑफ विटनेस जो है वो कोर्ट में जो है वो आप क्या करवाओ, जमा करवाओ, ताकि पार्टीज भी ना भूलें, उनको भी पता हो कि हमने जो है वो एक लिस्ट ऑफ विटनेस जो है वो कोर्ट में क्या करनी है, वो देनी है। अच्छा, दूसरा जो अमेंडमेंट आई है ना, वो ये है कि अगर आपके पास पुरानी सीपीसी है ना, तो आप उसको देखें कि उन्होंने ये जो रूल 1 है, द कोर्ट शैल, जहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ना, फाइल ए लिस्ट ऑफ विटनेस इन द कोर्ट विद इन सच वे नॉट लेटर देन 7 days एज द कोर्ट में फिक्स, कि ये वो विटनेसेस हैं कि जिनको पार्टीज कॉल करवाना चाहती हैं कोर्ट में। क्या करवाना चाहती हैं? कॉल करवाना चाहती हैं। इसमें से वो जो वर्ड था ना कि टू प्रोड्यूस द विटनेस, वो प्रोड्यूस विटनेस, उसको जो है वो निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि अब पार्टीज अगर एक विटनेस को खुद से प्रोड्यूस करना चाहती हैं ना, तो फिर उसके लिए लिस्ट ऑफ विटनेस की जरूरत नहीं है। दोबारा बताता हूं आपको। पहले लॉ ये था, मैं आपको इस तरह से बताता हूं। देखिए, दो किस्म के विटनेसेस होते हैं, एक प्राइवेट विटनेसेस होते हैं और एक तलबीदा विटनेसेस होते हैं, समन विटनेसेस होते हैं, ठीक है, कॉलिंग विटनेसेस होते हैं, ठीक है। जो जो प्राइवेट विटनेसेस होते हैं वो पार्टीज ने खुद पेश करने होते हैं, ठीक है, और जो समन विटनेसेस होते हैं वो थ्रू कोर्ट तलब होते हैं, ठीक है। पहले लॉ जो था, रूल 1 जो था, उसमें ये था कि अगर आपने कोई विटनेस खुद से भी प्रोड्यूस करना है ना, यानी प्राइवेट विटनेस, तो उसका नाम भी आप लिस्ट ऑफ विटनेस में डालो, लिखो, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने प्रोड्यूस का वर्ड निकाल दिया है, जिसका मतलब ये है कि अब अगर एक पार्टी ने लिस्ट ऑफ विटनेस नहीं भी दी, तो भी वो अपना विटनेस अगर कोर्ट में ले आई है ना, तो वो फिर क्या कर सकता है कि कोर्ट उसको क्या कर रहा है, उसको एग्जामिन कर लेगा, जो अटेंडेंस में आ गया है, ठीक है। एक होप कि आपको इस बात की जो है समझ आ गई। लेकिन जो कोर्ट के थ्रू तलब करवाना है, उसकी अगर लिस्ट ऑफ विटनेस नहीं आई, तो उसको कोर्ट किसी सूरत में भी तलब जो है वो नहीं करवाएगा। अच्छा, उसके बाद अब एक मैं आपके सामने क्यूरी रख रहा हूं, कैन अ पार्टी प्रोड्यूस अ विटनेस नाउ विदाउट सबमिटिंग ए लिस्ट ऑफ विटनेस? यस, क्योंकि उन्होंने पहले ये था कि पार्टीज वर बाउंड टू सबमिट अ लिस्ट ऑफ विटनेस टू बी कॉल्ड बाय द कोर्ट और विटनेस टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द पार्टीज। लेकिन अब उन्होंने प्रोड्यूस बाय द पार्टी का नाम निकाल दिया, इसका मतलब उसकी लिस्ट जरूरी नहीं है, ठीक है। तो एक तो अमेंडमेंट आपको ये समझ आ जानी चाहिए। कोर्ट में खड़े हुए हैं, कोर्ट कहता है आपने लिस्ट ऑफ विटनेस दी, तो आपको कोर्ट को कहना चाहिए कि सर अब 2020 में जो अमेंडमेंट्स आई हैं उसकी रूल से अगर मैं प्राइवेट विटनेस पेश करना चाहता हूं, तो उसके लिए लिस्ट ऑफ विटनेस जो है उसको जमा करवाने की हरगज कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोर्ट के थ्रू कोई विटनेस तलब करना है तो उसके लिए जरूरत है, ठीक है। उसके बाद क्यूरी नंबर 2 जो मैंने आपके पास रखी है वो ये है, वाई अ पार्टी कैन नॉट कॉल अ विटनेस विदाउट सबमिटिंग ए लिस्ट ऑफ विटनेस, ठीक है। देखिए, वैसे तो जो पार्टी ने खुद विटनेस पेश करना था उसके लिए भी यही लॉ होना चाहिए था कि उसकी भी एक लिस्ट आती। एनी हाउ, अगर लॉ जो है वो कॉलिंग ऑफ विटनेसेस तक महदूद हो गया, तो वो मैं आपको बताता हूं। उसकी रीजन ये है कि आप गौर करें, अगर एक पार्टी ने अपनी प्लीडिंग में कोई फैक्ट नहीं लिखा, तो फिर वो बाद में जो है वो उस फैक्ट पे फिर वो अगर एविडेंस दे भी देती है, तो उस फैक्ट को उसका कोई फायदा नहीं होगा। अब पार्टी कैन नॉट गो बियॉन्ड इट्स प्लीडिंग। याद आया आपको? ठीक है। मकसद क्या था कि अदर पार्टी मस्ट नॉट बी एट सरप्राइज, कि कोई ऐसा फैक्टर बाद में नहीं आना चाहिए जिस जो कि दूसरी पार्टी के लिए सरप्राइज हो। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट की बात हुई, तो हमने ये देखा कि पार्टी सिर्फ वो डॉक्यूमेंट पेश कर सकती है जो उसने साथ लगा दिए हैं या जिस पे वो रिलाई कर रही है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बाद में विदाउट परमिशन पेश नहीं कर सकती जो कि उसने अपनी लिस्ट ऑफ रिलायंस में भी नहीं लिखा और फाइल के साथ भी नहीं लगाया। अगेन उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि भाई अदर पार्टी मस्ट नॉट बी एट सरप्राइज अबाउट द डॉक्यूमेंट विच इज इंटेंडेड टू बी प्रोड्यूस अगेंस्ट दैट पार्टी, ठीक है। अब जो चीज सामने आ गई वो ये आ गई कि अगर कोई विटनेस भी पेश करना है तो दूसरी पार्टी को अगली डेट से पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा विटनेस जो है वो मेरे अगेंस्ट पेश होने जा रहा है। तो उसमें जो प्राइवेट विटनेस तो एक एक्सेप्शन है, लेकिन
जो कॉलिंग विटनेस है, जो तलबीदा गवाह है, वो अगर उसकी आपने अगर लिस्ट नहीं दी तो आप फिर उसको कोर्ट में जो है वो पेश नहीं कर सकते। तो होप कि आपको इसकी भी समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद ये है, इज इट नेसेसरी टू सबमिट अ सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। तो इसका भी जवाब ये है नो, क्योंकि अब जो अमेंडमेंट हो गई है ऑर्डर 16 रूल 1 में, उसमें जो सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस है उसका वर्ड भी जो है वो बीच में से क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों हो ऐसी प्रोपोजिशंस आती हैं कि जो क्यूरीज की सूरत में होती हैं। ठीक है, अब हम चले रूल सब रूल 2 के ऊपर। एक दफा फिर पढ़ूं सब रूल 1 को। वो ये था, द कोर्ट शैल इमीडिएटली आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज रिक्वायर द पार्टीज टू फाइल ए लिस्ट ऑफ विटनेस इन द कोर्ट विद इन सच पीरियड नॉट लेटर देन 7 days एज द कोर्ट में फिक्स। और उसके बाद मैंने आपको अपना एक ऑर्डर भी दिखाया। और अब ये है सब रूल 2 है, अ पार्टी शैल नॉट बी परमिटेड टू कॉल विटनेस अदर देन दोज कंटेन्ड इन द लिस्ट। ठीक है, कॉल का वर्ड है, प्रोड्यूस का नहीं है। कॉल विटनेस का मतलब जो कोर्ट के थ्रू तलब करवाने हैं, अदर दैट दोज कंटेन इन द लिस्ट एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की परमिशन के बगैर, एंड आफ्टर शोइंग गुड कॉज फॉर द ओमिशन ऑफ द सेड विटनेसेस फ्रॉम द लिस्ट एंड द कोर्ट शैल रिकॉर्ड रीजन फॉर ग्रांटिंग परमिशन। देखिए मेरी बात सुने, उधर भी था। देखिए अगर एक पार्टी एक फैक्ट भूल गई है अपनी प्लीडिंग में लिखना, तो वो अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लेके अंडर ऑर्डर 6 रूल 17 उसको शामिल कर सकती है। अगर एक पार्टी जो है वो एक डॉक्यूमेंट जो है उसको लिखना भूल गई है, उस पर रिलाई करना भूल गई है, तो ऑर्डर 13 रूल 2 के तहत वो पार्टी क्या कर सकती है, कोर्ट से परमिशन लेके तो उसमें क्या कर सकती है कि वो डॉक्यूमेंट जो है उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनवा सकती है। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर एक पार्टी ने कोई विटनेस थ्रू कोर्ट तलब करवाना था, तो अंडर ऑर्डर 16 रूल 1 और सब रूल 1 उसने जो है वो कोर्ट में जो है वो 7 दिन के अंदर अंदर लिस्ट ऑफ विटनेस जो है वो जमा नहीं करवाई। तो अब रूल 2 ये क्या, सब रूल 2 जो है रूल 1 का ये कहता है कि फिर पार्टी जो है वो कोर्ट से परमिशन लेके एक एप्लीकेशन दे के तो कोर्ट से तो अपनी वो उन गुहान का नाम शामिल कर सकती है लिस्ट में जो पहले नहीं था, लेकिन शर्त ये है कि वो गुड कॉज शो करे और कोर्ट भी उसकी जो है वो रीजंस लिखे। अब मैं दोबारा पढ़ता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। A party shall not be permitted to call witnesses other than those contained in the list except with the permission of the court and after showing good cause for omission of the said witnesses from the list, and the court shall record reasons for granting परमिशन। ठीक है, तो कोर्ट को एप्लीकेशन दे के वो उन विटनेस का नाम डलवा सकता है जो कि लिस्ट में नहीं थे। लेकिन ये किन की बात हो रही है, कॉलिंग विटनेस की। जो प्राइवेट विटनेसेस है जो पार्टी खुद ला के पेश कर सकती है, ये उनके लिए नहीं है। होप कि आपको समझ आ गई। अब मैं आगे चलता हूँ। अच्छा जी, तो फिर ये मैं पहले भी बता चुका हूँ रूल 1 के तहत जो विटनेस आ रहा है वो किस लिए आ रहा है, या वो शहादत देने आ रहा है या वो कोई डॉक्यूमेंट पेश करने आ रहा है। ठीक है, यानी दोनों के लिए आ सकता है। और वो डॉक्यूमेंट कौन सा जिसमें पार्टी ने रिलाई किया था। अच्छा, इसके ऊपर अगर आप लैंडमार्क जजमेंट पढ़ना चाहें तो 2020 SCMR पेज 2155 और PLD 2013 सुप्रीम कोर्ट 255 पेज, इनको पढ़ तो सकते हैं, लेकिन जो रिसेंट अमेंडमेंट है वो इनके बाद आई है, तो जरा इन जजमेंट्स को पढ़ के कंफ्यूज नहीं हो जाना आपने। ठीक है, ये जो PLD 2013 सुप्रीम कोर्ट 255 की है, ये जस्टिस हाकिम निसार साहब की जजमेंट है। ठीक है, और इसमें जो वो जो लिस्ट ऑफ विटनेस जो है यानी वो जो गुड कॉज जो है, गुड कॉज उसको बड़ा डिस्कस किया गया है कि कोर्ट ने कब उसको लेटर ऑन इजाजत देनी है को विटनेस का। एनी हाउ ये जो जजमेंट थी ये तो ये कहती थी कि प्राइवेट विटनेस को भी पेश नहीं किया जा सकता। उसकी रीजन ये थी कि उस वक्त लॉ ये था कि अगर आपने खुद से भी कोई विटनेस प्रोड्यूस करना है तो उसका नाम लिस्ट ऑफ विटनेस में लिखें। लेकिन चूंकि अब अमेंडमेंट के बाद उन्होंने प्रोड्यूस वाला वर्ड निकाल दिया है, तो लिहाजा उस हद तक ये जो जजमेंट है ये रिडंडेंट हो गई। ठीक है, और जो ऊपर वाली जजमेंट है
2020 SMR 2155 ये बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगेंस्ट है, और इस्लामाबाद के लिए जो है CPC वो डिफरेंट है, उन्होंने कुछ ज़्यादा अमेंडमेंट्स किए हैं। एनी हाउ इसमें भी यही प्रिंसिपल लिखा हुआ है कि जो मसला खुद से विटनेसेस पेश करना चाहते हैं वो आप पेश कर सकते हैं, वो तो खैर अब अमेंडमेंट भी आ गई है। अब मैं सब रूल 3 के ऊपर जाता हूँ, वो क्या है। अच्छा, अब प्रोसीजर शुरू होने लगा किसका। एक तो ये है कि आपने लिस्ट ऑफ विटनेस दे दी और उसमें जिस विटनेस को कॉल करना था उसका नाम भी लिख दिया। अगर उस विटनेस में नाम नहीं था तो कोर्ट से सब रूल 2 के तहत परमिशन लेके तो वो नाम भी शामिल कर दिया। अब बात ये है कि उस पार्टी को, उस विटनेस को जो है जो तलब करना है वो कैसे तलब करवाना है। उसके लिए सबसे पहले कोर्ट को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। वो क्या है, summons to attend to give evidence or produce document. On application to the court or such officer as is appointed in this behalf, the parties may obtain summon for persons whose attendance is required in the court. तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले एक एप्लीकेशन देंगे और उसमें लिखेंगे कि ये मेरी लिस्ट में विटनेस शामिल है जिसको मैं कोर्ट के थ्रू जो है वो तलब करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये मैं एप्लीकेशन जो है वो पेश करता हूँ, साथ में वो समन लगा देंगे, ठीक है, ड्राफ्ट जिसको कहते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो समन शैल बी इशूड फॉर सर्विस ऑन अ पर्सन अंडर रूल 8 अनलेस एन एप्लीकेशन इन दैट बिहाफ इज मेड नॉट लेटर देन 14 days prior to the date fixed for hearing of the suit and the necessary expenses for summoning of such persons are deposited। ठीक है, तो फिर इसमें मजीद वो ये बात कह रहा है कि वो जो समन्स होंगे जो होंगे वो 14 दिन पहले यानी शहादत से 14 दिन पहले उनका जो है कोर्ट में वो एप्लीकेशन भी देनी होगी, और साथ में क्या करना होगा, वो जो एक्सपेंसेस उनके होंगे, जो उसकी डाइट मनी होगी, वो जो कि अब हम अगले रूल्स में जाके पढ़ेंगे, उसके लिए भी आपको जो है वो क्या करना होगा, वो डाइट मनी भी उसकी जो है वो जमा करवानी होगी। दोबारा बताता हूँ आपको। Summoning to attend to give evidence on produced document or rules 1 sub rule 3 on application to the court or such officer as it appointed in this behalf, the parties may obtain summon for persons whose attendance is required in the court, provided that no summon shall be issued for service on a person under rule 8 unless an application in that behalf is made not later than 14 days prior to the date fixed for the hearing of the suit। रूल 8 को जो है वो हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है, कि जिनको आप कोर्ट के थ्रू समन करवाना चाहते हैं फॉर हियरिंग ऑफ दिस एंड द नेसेसरी एक्सपेंसिव फॉर समनिंग ऑफ सच पर्संस आर डिपॉजिटेड, और जरूरी जो समन्स हैं वो क्या करवा दिए गए हैं उसके लिए वो यानी उसके जो डाइट मनी वगैरह है उसको जो है वो जमा करवा दिया गया है, ठीक है। तो डियर एस्पायरेंट्स, आज हमने जो है वो रूल 1 जो है उसको देखा है, उसके 3 हिस्से थे और मैंने कोशिश की है कि आपको जो है वो उसको अच्छी तरह से जो है वो समझा सकूं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, इसको शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है। जज़ाकल्लाह।